जय हिंद। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आप लोग के सामने आए और यह वीडियो बायोलॉजी का एक विशेष प्रकार का टॉपिक है। यह टॉपिक क्या है तो श्वसन तंत्र। इससे पहले हम पाचन तंत्र का संपूर्ण टॉपिक क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। 3 पार्ट में है, एक पार्ट अलग से हम दांत का छोड़े हैं। तो अगर उस वीडियो को आप देख चुके होंगे तो कन्फर्म है कि इसके बाद आपको पाचन तंत्र पूर्ण रूप से समझ में आए, श्वसन तंत्र पूर्ण रूप से समझ में आएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं श्वसन किसे कहते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन का परिभाषा होता है, अगर शॉर्ट तरीके में देखेंगे तो सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाएगा, अगर शॉर्ट तरीके से देखते हैं तो। लेकिन नहीं, ये परिभाषा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। श्वसन देखते हैं तो बाहरी वातावरण से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और शरीर में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप वो ऑक्सीजन किस में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से क्या होती है, बाहर होती है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। बाहरी वातावरणों से ऑक्सीजन को लेना और विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, छोड़ना, एक क्रिया क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। उसके बाद एक चीज़ और क्या आएगा, श्वसन तंत्र आएगा। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं तो मतलब कहने के मतलब वैसी तंत्र, वैसी अंग जो श्वसन क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। जितना अंग, जो भी अंग है वो श्वसन क्रिया में अगर भाग ले रही है, सहयोग कर रहा है, तो कन्फर्म वो कौन सा अंग हो जाएगा, श्वसन अंग हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे में अगर देखा जाए तो आपका नासिका छिद्र हो गया, उसके बाद लैरिंग्स हो गया, फायरिंग्स हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, ब्रोंकाई हो जाता है, ब्रोंकिल्स हो जाता है, फिर फेफड़ा हो जाता है, वायु कोष्ठ हो जाता है। तो ये सभी चीज़ होता है। तो जो अंग श्वसन क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है, वही अंग क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र या श्वसन अंग कहते हैं। मतलब कहने के मतलब है, यहाँ से और कह सकते हैं कि वैसी अंग, मतलब श्वसन मार्ग या श्वसन अंग, वैसी अंग जो वायु, मतलब श्वसन क्रिया के दौरान वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे क्या कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, श्वसन क्रिया होती है क्या है और क्या इससे क्या जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं तो श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र अभी बताएं, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, वैसी अंग जो श्वसन क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। चलिए आते हैं, श्वसन तंत्र कैसी क्रिया है तो ऑक्सीकरण क्रिया है। क्योंकि श्वसन क्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन का क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन के बिना श्वसन क्रिया नहीं हो सकती है, इसलिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसे एक क्रिया कहा जाता है, क्या, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना श्वसन संभव नहीं है। क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं तो हमको श्वसन क्रिया से क्या प्राप्त होती है, श्वसन से क्या प्राप्त होता है ये देखना है। तो श्वसन से अगर देखते हैं तो श्वसन से हमें ऊर्जा और क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। मतलब श्वसन से हमें ऊर्जा और ऊष्मा, श्वसन जब क्रिया करते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि पाचन तंत्र में हम बताए थे कि जब हम भोजन करते हैं तो पूरी पाचन क्रिया होने के बाद वो जो ऊर्जा के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहती है, जमा रहती है, और उसको तोड़ने के काम क्या उन करता है, ऑक्सीजन करता है। तो ये ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन गया तो ऊर्जा को क्या करने का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर निर्माण करने के काम करता है, इसकी उपस्थिति में होता है। और क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे में भोजन करते हैं तो जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा डायरेक्ट पचने के बाद हमारे शरीर में बढ़ता नहीं बढ़ता है, डायरेक्ट वो जाकर कहाँ बैठा हुआ रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बैठा रहता है, जो कोशिका के एक भाग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। और वो ऊर्जा वहाँ जाकर चुपचाप बैठा रहता है और किसका इंतजार करता है, तो ऑक्सीजन का इंतजार करता है, मतलब श्वसन का इंतजार करता है। और श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचता है, रक्त के माध्यम से वो आगे बताते हैं, और वहाँ जाकर उस ऊर्जा को क्या, ऊर्जा के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। तो एक क्रिया हुआ, ऊर्जा मिलती है और क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। हमारे शरीर में ऊष्मा मतलब जो गर्मी होती है, जो तापमान होती है, वो दो चीज़ों से उत्पन्न होती है। एक श्वसन क्रिया से होती है और एक रक्त का परिसंचरण से होती है। रक्त हमारे शरीर में जब परिसंचरण करती है, क्या करती है, आवागमन करती है, तो इससे भी हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊष्मा बनती है, मतलब गर्मी बनती है। मतलब कहने के मतलब है, जैसे में कोई चीज़ को अगर घर्षण करते हैं, लगातार किसी चीज़ को हम रगड़ते हैं तो क्या ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। जैसे इसको रगड़ रहे हैं, हाथ को
रगड़ रहे हैं तो क्या इससे उष्मा नहीं उत्पन्न हो रही है? तो यही चीज़ घर्षण कर रहा है, परिसंचरण कर रहा है रक्त, इससे क्या उत्पन्न होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। तो क्या प्राप्त हुआ? ऊर्जा और उष्मा प्राप्त हुआ। चलिए, यह एक कैसी क्रिया है देखा जाए तो अपचायी क्रिया है। आप लोग बताए होंगे पाचन कैसी क्रिया है, उपचायी क्रिया है, यह कैसी क्रिया है? अपचायी क्रिया है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोबोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोबोलिक बोलते हैं। चलिए, उसके बाद देखते हैं अब श्वसन अंगों को देखते हैं। कुछ जीवों में श्वसन अंग कौन कौन सा श्वसन अंग होता है? चलिए देखते हैं यहाँ से। तो स्तनधारी में श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। स्तनधारियों में, स्तनधारी, अब यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा होगा कि स्तनधारी किसे कहते हैं, हम लोग स्तनधारी है या नहीं है? तो ये चीज़ देखेंगे। स्तनधारी मतलब वैसी जीव जो अपने बच्चों को क्या पिलाने के काम करता है? दूध पिलाने के काम करता है। मतलब वो अंडे के माध्यम से संतान उत्पन्न नहीं करता है। जो अंडे के माध्यम से संतान उत्पन्न करता है तो वो स्तनधारी जीव नहीं कहलाता। मतलब सभी स्तनधारी जीव, वो मनुष्य हो, जानवर हो, ये सभी स्तनधारी जीव में आता है। जो जिसका श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है, जिसको लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, जैसे में हम लोग का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। जानवरों को क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे इसमें। उसके बाद आते हैं कीट पतंग जितना होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इसका श्वसन अंग क्या होता है? श्वसन नली होता है। क्या होता है? श्वसन नली, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया भी कहते हैं। क्लियर हो गया? मतलब वो श्वसन, जैसे अब का यहाँ से क्वेश्चन उठता होगा कि अच्छा हम लोग का श्वसन अंग फेफड़ा क्यों है? हम लोग तो नाक से भी सांस ले लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं तो नाक क्यों नहीं है? नाक बंद करते हैं तो मुंह से भी सांस ले लेते हैं तो मुंह क्यों नहीं है? तो नहीं, यहाँ से देखने के काम करते हैं। तो श्वसन मतलब ऑक्सीजन को खींचने के काम कौन करता है? तो मिलनी रूप से देखा जाए तो ऑक्सीजन को खींचने के काम कौन करता है? तो फेफड़ा ही करता है। जैसे में अभी हम सांस लेते हैं, जैसे सांस ले रहे हैं तो ये खींचने के काम यही कर रहा है। ये सिर्फ मार्ग इसका हुआ कि इस नासिका छिद्र के द्वारा क्या ऑक्सीजन अंदर जाती है, लेकिन खींचने या छोड़ने के काम किसका होता है? फेफड़ा का होता है। इसलिए श्वसन अंग क्या होगा? तो फेफड़ा होगा। ये नहीं कि नाक होगा या मुंह होगा, ये दोनों नहीं है, ये सिर्फ इसका मार्ग है। क्लियर हो गया? चलिए, अब कीट में आते हैं तो श्वसन नली होती है। मतलब ये ट्रैकिया के द्वारा, हम लोग में भी श्वसन नली होती है, लेकिन हम लोग श्वसन नली से क्या करते हैं? श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। चलिए, उसके बाद देखते हैं तो जलीय जीव, मतलब जल में रहने वाले जीवों का श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स है। जल में रहने वाले जीवों का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है, जिसको कोलम बोलते हैं, या हम क्या कहते हैं? गलफड़ा भी कह सकते हैं। जैसे मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गलफड़ा होता है, जिसका गला यहाँ पर फड़ा हुआ रहता है और उसके बीच में लाल जैसा चिपका हुआ रहता है, उसे गिल्स बोलते हैं। और वही ऑक्सीजन के क्या करने का काम करता है? खींचने के काम करता है। चलिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद मेढक आते हैं। मेढक का श्वसन अंग क्या होता है? यहाँ से देखने की बात है। मेढक तीन चीज़ों से श्वसन अंग करता है। एक आपका फेफड़ा से, फिर उसके बाद आपका गलफड़ा से भी करता है, उसके बाद फिर क्या? त्वचा से भी करता है। लेकिन तीनों काम करता है, 3 अवस्था में करने का काम करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, अगर मेढक एक उभयचर प्राणी है। उभयचर प्राणी किसे कहते हैं? तो जो स्वतंत्र रूप से जल और स्थल दोनों जगह रह सकता, उसे उभयचर प्राणी कहेंगे। तो अगर मेढक भूमि के अंदर भूमि पर रहता, अगर मेढक भूमि पर रहता है तो श्वसन क्रिया किससे करता है? फेफड़ा से। जैसे हम लोग भूमि पर है तो इसी तरह से हम लोग के समान क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है मेढक। अगर वही मेढक यहाँ चल गया, भूमिगत में चला, मतलब भूमि के अंदर चला गया, मतलब भूमिगत में है तो मतलब भूमि के अंदर है, तो वहाँ पर श्वसन क्रिया किससे करता है? त्वचा से करता है। त्वचा मतलब क्या? चमड़ा से करता है। क्लियर हो गया? लेकिन ये मेढक की एक अवस्था और है, वो क्या है? टेडपोल। जब मेढक छोटा होता है, जब मेढक क्या होती है? छोटा होता है। आप लोग देखे होंगे और हम भी देखे हैं कि मेढक का जो छोटा बच्चा होता है उसको टेडपोल कहा जाता है। वो मछली के समान होता है। बच्चे में क्या करते थे? उस मछली मेढक के टेडपोल को पकड़कर हम मछली के बहाने उसको क्या करते थे? लाते थे घर में कि ये मछली है, और जब उसको रखते थे तो वो बड़ा होकर क्या बनता था? मेढक बन जाता था। तो वो टेडपोल मतलब मेढक के बच्चा को कहा जाता है। जब टेडपोल रहता है तो देखते होंगे टेडपोल जो होता है वो मछली के समान होता है। उसके मुंह वाला एरिया होता है
वो मोटा होता है, पीछे वाला पूंछ वाला एरिया पतला होता है। तो उस समय ये जो मेढक की अवस्था होती है, तो इस अवस्था में एक गिल्स से श्वसन क्रिया करती है। किससे श्वसन क्रिया करती है? गिल्स से, मतलब किससे? गलफड़ा से करने के काम करती है। लेकिन जब मेढक जवान हो जाता है तो दो अवस्था में रहती है, एक भूमि पर और भूमि के अंदर। तो भूमि पर रहता है तो किससे? फेफड़ा से। और भूमि के अंदर जाता है तो किससे? त्वचा से। यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि केचुआ श्वसन अंग किससे करती है? तो केचुआ का श्वसन अंग क्या होता है? त्वचा होता है। क्योंकि केचुआ आपका देखा जाए तो एक कोशिकीय जीवों में उसको हम रख सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा और कोई अंग होता नहीं है। तो त्वचा से वो श्वसन क्रिया करती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं, यहाँ से आते हैं श्वासोच्छ्वास। अगर देखा जाए सांस लेने और छोड़ने के आधार पर अगर देखा जाए तो श्वासोच्छ्वास जो होता है दो भागों में बांटा गया है। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देखेंगे। श्वासोच्छ्वास का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना, दोनों की सम्मिलित क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्लियर? सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, दोनों की सम्मिलित क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब यहां से देखेंगे श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार के? दो प्रकार के होता है। एक होता है निश्वसन। क्या होता है? निश्वसन। और एक होता है निश्वसन। नि में सिर्फ लग गया, यहाँ पर क्या लग गया? हलंदर आपका लग गया, मतलब बिंदु दो आ गया बस। निश्वसन और क्या? निश्वसन। अब देखिए निश्वसन में होता क्या है? तो सांस को कहाँ लेते हैं? अंदर लेते हैं। सांस को जब हम अंदर ले रहे हैं तो निश्वसन, और सांस को जब हम बाहर छोड़ रहे हैं तो क्या? क्या? निश्वसन। मतलब यहाँ बिंदु लग जाएगा बस इतने ही में। मतलब अंदर लिए तो इन यहाँ पर लग रहा है कि नहीं, और बाहर छोड़ रहे हैं तो क्या? एक्स, ई एक्स लग रहा है यहाँ पर। तो मतलब अंदर लिए तो निश्वसन और बाहर छोड़े तो निश्वसन होता है। क्लियर हो गया? मतलब अब पूछेगा कि निश्वसन किसे कहते हैं? तो सांस अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? निश्वसन। और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। और दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए सांस जब हम अंदर लेते हैं तो वो जो क्या कहते हैं वायु में कौन कौन सी गैस होती है पहले ये देखेंगे। तो जो गैस वायु में मंडल में रहेगा वही गैस हम अंदर लेने के काम करेंगे। यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे वायुमंडल में, जैसे अभी बताएं श्वसन का परिभाषा कि हम बाहरी वातावरणों से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो अब बाहरी वातावरण में कौन कौन सी गैस है? वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? 0.03% है। तो जो बाहरी वातावरण में जो गैस रहेगा उसी गैस को हम लेने के काम करेंगे ना। कि यहाँ पर नाक पर जाएगा तो कहेगा नाक कहेगा कि क्या तुम नाइट्रोजन है तुम अंदर नहीं जाओ, तुम ऑक्सीजन है तुम अंदर जाओ, तुम कार्बन डाइऑक्साइड है तुम अंदर नहीं जाओ। ऐसा थोड़ी करता है, वो अंदर जाने देगा। तो जो बाहरी वातावरण में जो गैस है तो कन्फर्म उसको हम अंदर लेंगे ही। अंदर जाने के बाद किसका काम है किसका काम नहीं है वो फेफड़ा वायुकोष्ठ का वो सभी का काम वहाँ होगा। लेकिन अंदर में जो नासिका छिद्र होती है वो तो ले ही लेगा जो बाहरी वातावरण में है। बात समझ में आए ना? चलिए, तो नाइट्रोजन बाहरी वातावरण में कितना प्रतिशत? 78% है। तो लेते कितना प्रतिशत नाइट्रोजन? 78% लेते हैं। और ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कितना है? वायुमंडल में 21% है। तो लेते कितना प्रतिशत? 21% लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? तो 0.03% है। अब बताइए ये जो वायुमंडल में जो गैसों का प्रतिशत है उसी गैस को हम लेने के काम करेंगे, क्योंकि नासिका छिद्र मेरा ये नहीं कह सकता है कि तुम नाइट्रोजन है बाहर चल जाओ, ये तो कहेगा नहीं, लेना तो पड़ेगा ही, लेते भी हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इतना लिए, अब वहां से वापस कौन कौन आता है, छोड़ते कितने प्रतिशत हम? इतना तो लिए, यही तो वापस आएगा, इसी में से हेरा फेरी होगा। चलिए देखते हैं यहां से। अब आते हैं तो नाइट्रोजन लिए कितना हम? 78। तो छोड़ता भी कितना है? 78%। क्योंकि नाइट्रोजन का काम हमारे शरीर में कुछ होता नहीं है, जितना गया उतना ही क्या वापस चलाता है। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन लिए कितना? 21 और छोड़ रहे हैं कितना? 17%। अब यहां पर थोड़ा सा हेरा फेरी होगा आपका, समझे? यहां पर थोड़ा सा हेरा फेरी होगा। होता क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले रहे थे? तो 0.03% और छोड़ रहे हैं कितना? 4%। अब देखिए यहां 21% लिए थे, 21% लिए थे और छोड़े कितना? 17। तो अब देखिए 4% घट रहा है कि नहीं? और यही ऑक्सीजन जो होता है 4% चेंज होकर किस में चला जाता है?
कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब 4% ऑक्सीजन का काम हमारे शरीर में होता है। अब कभी कभी सोचते होंगे कि हम पूरे 100% ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, ये गलत है। अगर 100% अगर ऑक्सीजन लेंगे, मेरे फेफड़े में उतना क्षमता नहीं है कि 100% ऑक्सीजन को सहन कर सकता है। 100% इसमें अगर एक आप पर 10-20% अगर बढ़ गया ऑक्सीजन तो फेफड़ा सहन करना क्या कर देगा, मतलब बंद कर देगा, मतलब सह नहीं सकता है। 100% ऑक्सीजन लेते नहीं हैं। तो हेरा फेरी कितना हुआ, तो 21 लिए और 17 वापस आया, तब फिर 4 घटा, तो 4 किस में गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए थे, 0.03% लिए थे और वापस कितना आया, 4% आया। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो श्वसन देखा जाए, मतलब ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वो श्वसन की उपस्थिति अनुपस्थिति में होता है। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए श्वसन को उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार का, एक वायवीय और दूसरा क्या होता है, अवायवीय। अगर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, तो वो कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन। अगर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन। अगर ग्लूकोज का विखंडन आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, अवायवीय श्वसन हो जाएगा। तो यहाँ पर अंदर लेने और छोड़ने पर 2 प्रकार का श्वास हुआ, निश्वसन और निश्वसन। और यहाँ पर उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थित रहेगा तो वायवीय, जिसको हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, और उपस्थित नहीं रहेगा तो अवायवीय, जिसके हम अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए अब इसके हम अंगों को देखेंगे, कौन कौन सा अंग हमारे इसमें श्वसन क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम इसकी मार्ग को देखते हैं कि कौन सा मार्ग से कैसे, कौन सा मार्ग इसमें सहयोग करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग का परिभाषा क्या कर रहा है इसमें, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। मतलब वायु जिस मार्ग से क्या करता है, जाता है, उसी मार्ग को हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। और उसी मार्ग को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि मानव में कौन कौन सा श्वसन मार्ग है, क्या अनुसरण करने के काम करते हैं श्वसन मार्ग में। चलिए देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो नासिका छिद्र। नासिका छिद्र, नाक का जो छिद्र है इसे नासिका छिद्र कहते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है। नासिका छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूलकणों को क्या करता है, रोकने के काम करता है। और नासिका छिद्र के आगे चलते हैं तो फिर क्या है, नासापट्टी है। क्या है, नासापट्टी। नासापट्टी किसे कहते हैं, जो नाक को 2 पार्टों में क्या करने काम करता है, बांटने काम करता है। जैसे ए देखिए, ए वाला क्या है, नासापट्टी है, जो नाक को 2 भागों में क्या करता है, बांटने का काम करता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो कौन है, नासा कपाट है। नासा कपाट देखिए, यहाँ पर जो हड्डी है, ए वाला, इसको मारिएगा तो देखिए चोट लगता है, ए वाला हड्डी है, उसे क्या कहते हैं, नासा कपाट बोलते हैं। क्या कहते हैं, नासा कपाट बोलते हैं। नासा कपाट का काम क्या होता है, तो नासा कपाट के पास म्यूकस होता है। म्यूकस गाढ़ा तरल पदार्थ होती है। देखिएगा कि जब नाक में अंगुली डालकर देखिएगा तो वहाँ जब डालिए वहाँ तक जाएगा, नासा कपाट के पास जाएगा तो चिपचिपा पदार्थ, आपको सर्दी नहीं रहेगा, उसके बाद भी क्या रहेगा, चिपचिपा पदार्थ रहेगा। उसका काम क्या होता है कि धूलकणों को क्या करना, उसको रोक कर रखना, मतलब उसमें चिपका लेना। जैसे में नाक में जो होता है, नासिका छिद्र में जो बाल होती है, वो अगर उससे धूलकण बच गया तो कहाँ जाकर रुकता है, नासा कपाट के पास जो म्यूकस होती है उसमें जाकर क्या कर जाता है, चिपक जाता है। और वही फिर सूखने के बाद क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी कहाँ पर कहते हैं, ग्रसनी को हम फेरिंक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं। देखिए ये जो मुख गुहा हुआ, मुख गुहा हुआ ना, मुख गुहा और नासा गुहा वाले जो नली जहाँ पर जाकर क्या करता है, मिलता है। मतलब यहाँ अंदर जाकर दोनों नली, ये नासा गुहा हुआ और ये मुख गुहा हुआ। गुहा मतलब क्या होता है, खाली स्थान को गुहा कहा जाता है। तो ये दोनों नली जहाँ पर जाकर क्या किया, मिला, या अंदर जाकर क्या करता है, मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, फेरिंक्स या ग्रसनी कहते हैं। दोनों जाकर आपस में क्या कर जाता है, मिल जाता है। इसके बाद क्या आता है, तो लैरिंग्स आता है, जिसके स्वतंत्र बोलते हैं, और क्या कहते हैं इसको, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब वॉइस बॉक्स कहाँ होगा, तो जहाँ पर ए जो होती है, क्या कहते हैं, आपका फूड पाइप और एयर पाइप जो होती है अलग होने के काम करता है। यहाँ पर देखिए, यहीं पर वॉइस बॉक्स होता है। यहाँ पर जब दाबिएगा तो आवाज़ क्या करता है, निकलना बंद हो जाएगा, यहाँ पर से, यहीं पर होती है। तो यहाँ पर मिला फेरिंक्स के पास और वहाँ जाकर क्या हो गया, अलग हो गया।
क्लियर हो गया। जैसे मैं यहाँ पर हम दिखाने के काम किए हैं, आगे चलकर इसमें पूरा हम दिखाएंगे। क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या आता है, ट्रैकिया आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसन नली कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ से देखते हैं तो ये वाला जो देखते हैं, ये वाला एरिया जो है, ये वाला पूरा है, ये क्या कहलाता है, ट्रैकिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया का काम क्या होता है, यहाँ से देखेंगे। ट्रैकिया में श्वसन क्या कहते हैं, वायु सिर्फ क्या जाने के काम होता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया को श्वसन नली भी कहते हैं। इसमें हड्डी की तरफ का सी आकार का क्या होता है, हड्डी होता है। इसमें क्या होता है, सी आकार का हड्डी होता है, जो इसको इस पाइप को क्या रखता है, मतलब खिला हुआ रखता है। उसको क्या करता है, मतलब सटने नहीं देता है। ये हड्डी जो होता है, बात समझ में आया ना, ये सटने नहीं देता है। इस तरह से सी आकार की होती है। अब देखिए यही ट्रैकिया आगे चलकर दो भागों में क्या होती है, बढ़ती है। दो भागों में बढ़ती है तो एक हो जाता है। देखिए अगला, देखिए यहाँ से देखते हैं, अगला क्या है, ब्रोंकाई है। अब यही ट्रैकिया आगे चलकर दो भागों में क्या होती है, बढ़ती है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। यही क्या होता है, ब्रोंकाई कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ब्रोंकाई। मतलब यहाँ से सीधे गया ट्रैकिया गया, और ट्रैकिया दो भागों में क्या हो गया, बढ़ गया। ब्रोंकाई क्या कहलाया, ब्रोंकाई कहलाया, और दोनों फेफड़ों में जाने का काम करता है। अब आगे चलते हैं तो आगे क्या है, तो ब्रोंकाई के आगे चलकर फेफड़े में अनेक शाखा होती है। क्या होती है, अनेक शाखा होती है। उस अनेक शाखा को क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलिस बोलते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलिस। देखिए ए वाला, इसको ब्रोंक्यूलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलिस कहते हैं। आगे चलकर ब्रोंकाई अनेक शाखाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ब्रोंक्यूलिस के ऊपर एकदम शीर्ष भाग में फूल की तरह, बेलून की तरह ये आकृति आपको दिख रहा है। ये आकृति दिख रहा है ना, जिसको हम वायु कोष्ठ बोलते हैं, वायु कोष्ठक बोलते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक कहते हैं। यहीं से गैसों का क्या होती है, आदान प्रदान होती है। ये आपका क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। ये पूरा क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। अब देखिए इसके नीचे अगर चला जाए, वायु कोष्ठक तक चल गए, उसके बाद तो फिर वायु कोष्ठक हो गया, उसके बाद आपका ब्लड। तो अभी यहाँ से देखेंगे इसके नीचे एक और संरचना होती है, डायफ्राम कहलाती है। डायफ्राम का बहुत बड़ा काम होता है। ये श्वसन क्रिया में को लेने और छोड़ने में, वायु को लेने और छोड़ने में कितना प्रतिशत मदद करता है, 75% मदद करने का काम करता है। मतलब कहने का मतलब डायफ्राम, देखिए डायफ्राम ये झुका हुआ है। अगर सांस हम लेते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो सांस लेते हैं तो ये पूरा क्या होता है, झुक जाता है एकदम। ये नेब इस तरह से क्या होता है, झुकता है। और जब सांस छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, प्रेशर बनाकर क्या करने काम करता है, छोड़ने काम करता है। तो इस तरह से जैसे सांस लिए तो ये झुक जाएगा, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, जिससे क्या होती है, प्रेशर बनाकर क्या कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर होती है। तो एक क्रिया होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 75%। अगर देखिए कभी कभी एक्सीडेंट होता है, ज़्यादा चोट, ऊपर से चोट दिखाई नहीं देता है, लेकिन आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो कभी कभी यही इसका क्या टूटने का काम होता है। यहाँ से क्लियर हो गया डायफ्राम तक। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन इस तरह से वायु कोष्ठ तक आया, वायु कोष्ठक तक आया। वायु कोष्ठक के बाद फिर क्या होता है, तो यहाँ से दिखाने काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, ब्लड है, और ब्लड के बाद क्या, सेल, और सेल के बाद क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। अब देखो इसी को दिखाने काम करते हैं। अब क्या हुआ, देखिए इसी वायु कोष्ठक को हम यहाँ पर जूम करके दिखाने के काम किए हैं। ये देखिए वायु कोष्ठक यही वाला है, ये वाला जो आकृति है, इसी को हम यहाँ पर बड़ा करके दिखाए हैं। अब देखिए वायु कोष्ठक यहाँ पर है, और इस नीचे हम एक रक्त नली बनाए हैं। एक क्या बनाए हैं, रक्त नली बनाए हैं, सिर्फ समझाने के लिए। चलिए अब देखिए वायु कोष्ठक में उधर से आ रहा है क्या, ऑक्सीजन आ रहा है। क्या रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को एरो का निशान इस तरह से इसमें हम दिए, इस तरह से दिए। अब देखिए रक्त में क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। रक्त में गया हीमोग्लोबिन, उसको पकड़कर तुरंत आगे की ओर बढ़ जाता है। अब आगे इसके बाद रक्त के द्वारा फिर कहाँ जाता है, कोशिका में जाता है। कहाँ जाता है, कोशिका में जाता है। और कोशिका में जाने के बाद कोशिका कहाँ भेज देता है उसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर वहाँ पर ऊर्जा का निर्माण में सहायक होती है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और फिर ऊर्जा को जैसे निर्माण किया तो एक फिर ऑक्सीजन किस में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उधर से वापस आता है, और इस तरह से फिर यहीं पर आकर इसको क्या कर देता है, रक्त छोड़ देता है। इधर से हीमोग्लोबिन लेके गया, लेकिन उधर से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में घुलकर आता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में घुलनशील होती है।
यहाँ पर आया, यहाँ पर रक्त इसको कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और फिर ए कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्ठ द्वारा फिर इस मार्ग से क्या होती है, शरीर से बाहर हो जाती है। तो एक क्रिया होने के काम करती है। बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्लियर। इसी चीज़ को हम यहाँ पर जूम करके दिखाने काम किए। ऑक्सीजन यहाँ तक आया। अब पूछेगा मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है, कहाँ से लिया जाता है ऑक्सीजन। तो यही वायु कोष्ठक से ही होता है। वायु कोष्ठक से ही कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है। एक क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ से क्या करता है कि रक्त जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, उसको उठाने काम करता है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। और कोशिका में जैसे गया ऑक्सीजन तो कोशिका कहाँ भेज देता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा पहले से वहाँ जमा रहता है। और किसके उपस्थिति में विखंडित होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्लियर हो गया होगा यहाँ से, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से देखने का काम करते हैं। एक चीज़ और यहाँ से हम बताने का काम करेंगे कि ये अभी बता रहे थे कि ऊपर से आपका फायरिंग्स आया और ये आगे चलकर ये जो नली होती है आगे चलकर दो भागों में क्या होती है, बढ़ती है जाकर। तो एक भाग हो जाता है आपका वायु मार्ग हो जाता है, क्या होता है वायु मार्ग। एक क्या हो जाता है, भोजन वाला हो जाता है, मतलब फूड पाइप, और ये एयर पाइप आपका हो जाता है। अब देखिए ये जो आगे चल जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, श्वसन नली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वसन नली हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रास नली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रास नली। ग्रास नली आप लोग के बताए हैं, पाचन तंत्र में बताए हैं। अब देखिए भोजन हम कभी कभी जब करते हैं तो सड़क क्यों जाते हैं, सड़कते हैं कि नहीं सड़कते हैं, या फिर हिचकी आना क्यों शुरू हो जाता है, ये चीज़ देखने के काम करते हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर जो होती है, जहाँ पर लैरिंग्स होता है, यहीं पर लैरिंग्स होता है। यहाँ इसी भाग को लैरिंग्स कहा जाता है, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर एक ढक्कन होती है, उस ढक्कन का नाम क्या होता है, एपिग्लॉटिक्स होता है। क्या नाम होता है, एपिग्लॉटिक्स होता है। यहाँ पर लिखने के काम कर देते हैं, एपिग्लॉटिक्स होता है, ग्लॉटिक्स होता है। अब देखिए उधर से भोजन, अब जैसे हम इस एपिग्लॉटिक्स को नियंत्रित करने के काम करता है मस्तिष्क। कौन नियंत्रित करता है, मस्तिष्क। यह अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया नहीं है। मतलब ऐच्छिक क्रिया मतलब कौन सी क्रिया होती है, जो वैसी अंग जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करे। जैसे मिलार का टपकना, यह अनैच्छिक क्रिया, हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है। हृदय के धड़कन, यह भी अनैच्छिक क्रिया है। क्या आप कभी इसको रोक सकते हैं कि ये हृदय तुम रुक जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। लार का टपकना, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। ये आप कितनों मना कीजिएगा तो ये टपकने से मना नहीं होगा। क्लियर। जैसे हाथ हिलाना, ये ऐच्छिक क्रिया है, मतलब मेरे इच्छा अनुसार काम करता है। तो यह भी एक अनैच्छिक क्रिया होती है, जो हमारे इच्छा अनुसार नए काम नहीं करती है। क्या कभी कह सकते हैं एपिग्लॉटिक्स तुम इधर जाओ इधर जाओ, नहीं। देखिए जब भोजन करते हैं, जब भोजन करते हैं तो एपिग्लॉटिक्स जो होती है इस तरह से इस एरिया को क्या कर लेता है, घेर लेता है। वायु मार्ग को क्या कर लेता है, घेर लेता है। इसको छेक दिया, भोजन पूरा इस मार्ग में जाना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ग्रास नली में। लेकिन कभी कभी हम भोजन करने के दौरान क्या करते हैं कि कहीं अपने दिमाग को दूसरे जगह पहुंचा देते हैं, मतलब सोचना शुरू कर देते हैं। और जब सोचना शुरू करते हैं तो मेरा मस्तिष्क पूरी तरह से उधर चल गया और इस पर से नियंत्रण उसका क्या हो जाता है, हट जाता है। और जिससे बेचारा बीच में क्या हो जाता है, टंग जाता है, इस तरह से बीच में खड़ा हो जाता है। और वो फिर दोबारा उसको कहने की कोशिश करता है कि थोड़ा सा इधर ध्यान दो, हमको बीच में तुम छोड़ दिया है। लेकिन क्या होता है कि ये बीच में रह जाता है, जिसके कारण इधर इस वाला एरिया को क्या कर लेता है, ढक देता है। ये वाला एरिया क्या हो गया, खाली हो गया। अब भोजन का अंश इसमें आना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इधर है कौन, पहले फेफड़ा है। कौन है, फेफड़ा। और फेफड़ा का काम क्या है, किसको लेना, ऑक्सीजन को लेना। फेफड़ा तुरंत ही इसको ठेलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है कि इधर तो ऑक्सीजन का जगह है और इधर भोजन का जगह है नहीं। तो उस जितना बार उसको ढकेलता है, जब तक वो निकलता नहीं है, जब तक वो निकलता नहीं है भोजन, तब तक उसको क्या करते रहता है, ये जोड़ा लगाकर ढकेलते रहता है। और निकल जाता है तब कहीं जाकर वो क्या होता है, शांत होता है। तो हिचकी वही होता है, 1 मिनट 2 मिनट पर देखते हैं हिचकते रहते हैं। तो वही फेफड़ा जोड़ा लगाकर उस भोजन के अंश को क्या करते रहता है, ढकेलते रहता है। यहां तक क्लियर हो गया, हिचकी कैसे आता है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चनों को यहां से देखेंगे कि एक वयस्क मनुष्य का श्वसन दर 1 मिनट में कितना बार होता है। एक वयस्क मनुष्य का अगर देखा जाए तो श्वसन दर कितना होता है कि 16 बार प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में कितना बार हम लेते हैं सांस को, कितना बार, और छोड़ते हैं तो 16 बार। कितना बार, 16 बार। एक व्यक्ति जो सोया हुआ व्यक्ति है तो वो कितना बार अति करता है, तो कितना बार, तो 12 बार प्रति मिनट।
मतलब 1 मिनट में कितना बार लेता है छोड़ता है? 12 बार। मतलब 4 बार देखिए यहाँ कम गया, मतलब 4 बार कितना क्या हुआ इसमें? कम गया। कमने का रीजन क्या है? तो देखिए जब व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो लंबा सांस लेता है और लंबा छोड़ता है, इसलिए यहाँ पर कमने का काम होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं एक छोटा बच्चा जो होता है उसका श्वसन दर क्या होता है, मतलब वो श्वसन क्रिया मतलब 1 मिनट में कितना बार लेता छोड़ता है? तो वो 25 बार, 25 से 26 बार, 25 से कितना बार? 26 बार लेने का काम करता है, क्योंकि उसका हृदय क्या होते हैं, फेफड़ा क्या होते हैं, वो छोटा होता है, इसलिए धुक धुक करके क्या लगते हैं? 25 से 26 बार लेने का काम करता है। यहाँ से क्लियर हो गया? चलिए यहाँ से आप देखते हैं, एक बार आप लोग को रिपीट कर देते हैं। यहाँ से सबसे पहले अगर देखते हैं तो नासिका छिद्र, उसके बाद कौन? नासापट्टी, उसके बाद कपाट, फिर फायरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद फिर ट्रैकिया, फिर उसके ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद वायु कोष्ठक, फिर फेफड़ा, फिर उसके बाद ब्लड, फिर उसके बाद कोशिका, कोशिका बाद माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ जाकर काम होती है, फिर रिटर्न क्या होती है? वापस चलाता है। तो इस तरह से याद कीजिएगा तो आपका कन्फर्म है कि ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें होने वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में बायोलॉजी का अगले टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।